किसी घर को एक ही समय में नया और हमेशा चलने वाला यानी टाइमलेस महसूस कराना, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम नए ट्रेंड्स का मजा भी लें लेकिन हर 2 साल में घर को पूरी तरह बदलने के झंझट में ना पड़ें? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज हम इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे आज के जो स्रोत हैं वो 2 इंटीरियर डिजाइनरों एविट रियोस और सैली लॉर्ड के साथ हुई एक लंबी बातचीत पर आधारित हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों इस सवाल का जवाब बिल्कुल अलग-अलग रास्तों से आकर देती हैं। हाँ, जो उनके नजरिए को बहुत अनोखा बनाता है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न ट्रेंड्स के बीच उस सही संतुलन को तलाशेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि रंग, फर्नीचर और सजावट के पीछे की सोच क्या होनी चाहिए, ताकि कुछ ऐसे ठोस आइडियाज मिल सके जिनसे एक ऐसा स्टाइल बने जो न सिर्फ व्यक्तिगत हो बल्कि लंबे समय तक हमारे साथ चले। तो फिर शुरू करें? बिल्कुल, चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो फिर एविट रियोस की कहानी से शुरू करते हैं। वो एक मशहूर डिजाइन स्कूल से पढ़ी हैं, लेकिन उनका करियर एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब जगह से शुरू हुआ। हाँ, वो टीवी पर लोगों के बिगाड़े हुए डिजाइन प्रोजेक्ट्स को ठीक करने लगी। ये तो टीवी की चमचमाती दुनिया और असल जिंदगी की मरम्मत के बीच के फर्क को बड़े मजेदार तरीके से दिखाता है। बिल्कुल, और वो बताती हैं कि ये कितना तनाव भरा होता था। उनके शो में किसी भी प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलते थे। सिर्फ 3 दिन? हाँ, वो कहती हैं कि उन्हें आज भी याद है कि कैसे उन्हें गीले पेंट या ताजे वार्निश पर किताबें और सजावट का सामान रखना पड़ता था। अरे, क्योंकि रीटेक का समय नहीं होता था। सब कुछ कैमरे के लिए परफेक्ट दिखना चाहिए, भले ही असलियत में वो गीला और चिपचिपा हो। और सबसे मजेदार हिस्सा तो ये है, वो बताती हैं कि कभी-कभी आखिरी लुक आधी रात को 2 या 3 बजे थके हारे घर के मालिकों को जगा कर दिखाया जाता था। हाँ, वो मजाक में कहती है कि लोग शायद इसलिए रो पड़ते थे क्योंकि वो बस सोना चाहते थे, ना कि इसलिए कि उन्हें डिजाइन बहुत पसंद आया। इस मजाक के पीछे एक गहरी बात छिपी है। यह उस दबाव को दिखाता है जो लोग सोशल मीडिया और टीवी देखकर महसूस करते हैं कि एक परफेक्ट घर रातों रात बन सकता है। सही बात है। स्रोत का संदेश साफ है, आराम से चलिए। अगर टीवी पर पेशेवर लोग पूरी टीम के साथ ये काम इतनी मुश्किल से कर पाते हैं, तो असल जिंदगी में तो समय लगना ही है। डिजाइन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और जहां एविट ने टीवी की तेज रफ्तार दुनिया को देखा, वहीं सैली लॉर्ड की शुरुआत बिल्कुल इसके उलट बहुत धैर्य वाली दुनिया में हुई। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि वो किसी डिजाइन स्कूल से नहीं आई। उनकी नींव तो क्लासिक कारों के गैराज में रखी गई थी। और ये उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से परिभाषित करता है। उनके पिता पुरानी क्लासिक कारों पर जैसे एमजी और पॉश बॉडी वर्क करते थे। अच्छा। अंडरटोन्स यानी उसमें छिपे दूसरे रंगों को समझना पड़ता है। और ये भी कि वक्त और रोशनी किसी रंग को कैसे बदलते हैं। बिल्कुल, ये कारीगरी की वो समझ है जो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। और उनके पिता ने ही उन्हें कहानियों के जरिए विक्टोरियन और आर्ट डेको जैसे ऐतिहासिक डिजाइन स्टाइल्स के बारे में सिखाया। तो यहाँ हमारे पास 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। हाँ, एक डिजाइनर टीवी की भाग दौड़ से आई है जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए, और दूसरी की जड़ें इतिहास, कारीगरी और धैर्य में है। और यही विरोधाभास टाइमलेस डिजाइन पर उनकी बातचीत को इतना दिलचस्प बनाता है। दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। एक ऐसा घर बनाना जो आज भी अच्छा लगे और 10 साल बाद भी। बिल्कुल। तो चलिए इसी शब्द को पकड़ते हैं, टाइमलेस। हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका आखिर मतलब क्या है? जब ट्रेंड्स हर 6 महीने में बदल रहे हों, तो क्या कुछ भी सच में टाइमलेस हो सकता है? और इसी पर सैली लॉर्ड की एक बहुत ही मजबूत राय है। अच्छा। हाँ, खासकर एक क्लासिक रंग संयोजन को लेकर। वो कहती हैं कि काला और सफेद कोई ट्रेंड नहीं है। ये तो एक क्लासिक संयोजन है। बिल्कुल, जिसकी जड़ें विक्टोरियन समय से जुड़ी हैं। लेकिन वे एक बहुत गहरी बात कहती हैं, रंग का इस्तेमाल उसे एक अस्थायी फैशन यानी फैड बनाता है, ना कि खुद रंग। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हो सकता है कि एक साल काले रंग के किचन कैबिनेट ट्रेंड में हो और अगले साल काले रंग के बाथरूम फिक्सचर। रंग वही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन उसे ट्रेंडी बना रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ट्रेंड्स का शिकार हुए बिना उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? एक बहुत ही अच्छी रणनीति है जो स्रोत में बताई गई है। सैली का कहना है कि घर के मुख्य और महंगे सामानों में, जैसे सोफा, डाइनिंग टेबल, हाँ, आपकी अलमारी, ये आपके घर के मकान मालिक हैं।
इन्हें टिकना चाहिए। बिल्कुल। तो इनमें हमेशा क्लासिक और साफ लाइनों वाले डिजाइन चुने। और ट्रेंड्स किराएदार की तरह हैं। सही पकड़ा। वो आते जाते रहते हैं, तो उनका इस्तेमाल उन चीजों में करें जिन्हें आसानी से और कम खर्च में बदला जा सके, जैसे तकिए, कंबल, आर्टवर्क, या शायद किसी एक दीवार का रंग। सैली कहती हैं कि पेंट किसी भी घर को बदलने का सबसे आसान, सबसे किफायती और सबसे असरदार तरीका है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन इसमें एक और परत है जो एविट ट्रियोज जोड़ती हैं, और वो है ट्रेंड्स का भूगोल। हाँ, ये आइडिया मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कहती हैं कि ट्रेंड्स अक्सर बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे शहरों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि एक क्लाइंट के लिए कोई डिजाइनिंग बिल्कुल नया और रोमांचक हो, लेकिन एक डिजाइनर के तौर पर वो जानती हैं कि उस ट्रेंड का साइकिल लगभग खत्म होने वाला है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। हाँ, उन्होंने जापानीज स्टाइल का उदाहरण दिया, जो जापानी सादगी और स्कैंडिनेवियन डिजाइन का मेल है, या फिर गहरी हरी दीवारों का ट्रेंड। तो जब तक ये ट्रेंड्स छोटे शहरों में लोकप्रिय होते हैं, तब तक बड़े शहरों के डिजाइनर्स कुछ नया करने लगते हैं। इसलिए एक डिजाइनर का काम सिर्फ यह बताना नहीं है कि अभी क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि ये भी सलाह देना है कि 10 साल बाद क्या आखिरेगा नहीं। बिल्कुल। और ये लोगों की मानसिकता में आए एक बहुत बड़े बदलाव से भी जुड़ता है। अच्छा, किस तरह के बदलाव से? क्या है कि कोविड के बाद लोग अब इस सोच के साथ घर नहीं बना रहे कि जब बेचेंगे तो अगले मालिक को क्या पसंद आएगा। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब लोग अपने लिए, अपनी आज की जिंदगी के लिए घर डिजाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग अब सुरक्षित डिजाइनों से बाहर निकल रहे हैं। वो पूरी तरह से सफेद या बेज रंग के कमरों से ऊब चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ये घर उनका है और उन्हें लंबे समय तक इसी में रहना है। ये एक तरह की डिजाइन की आजादी है। और इसी आजादी का सबसे बड़ा सबूत हमें रंगों के इस्तेमाल में दिख रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि सालों की बेजुबान सफेदी के बाद दीवारें अब खुलकर बोलना चाहती हैं। बिल्कुल, दोनों डिजाइनर इस बात से बहुत खुश थीं कि पूरी तरह सफेद कमरों का दौर अब खत्म हो रहा है। एविट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि ये एक पैलेट क्लिंजर की तरह था। मतलब एक ताजगी भरी शुरुआत जिसकी हमें शायद जरूरत थी। हाँ, लेकिन अब वो कैनवस भर चुका है और उस पर व्यक्तित्व दिखाने का समय आ गया है। और हमें ये भी मानना होगा कि इस सफेद ट्रेंड के पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। एविट बताती है कि इंस्टाग्राम ने सफेद कमरों को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी आती थीं, साफ, चमकदार, और किसी भी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए एक बेहतरीन बैकग्राउंड। सही कहा। लेकिन अब जब डिजाइनर्स और इन्फ्लुएंसर्स खुद गहरे बोल्ड रंगों को अपना रहे हैं, तो आम लोगों को भी ऐसा करने का आत्मविश्वास मिल रहा है। और लोग इसे सिर्फ एक दीवार पर नहीं बल्कि पूरे कमरे में अपना रहे हैं। यहीं पर कलर ड्रेंचिंग का आइडिया आता है। ये क्या है? कलर ड्रेंचिंग का मतलब है दीवारों, छत, दरवाजों और खिड़कियों की पट्टियों को सब कुछ एक ही रंग में रंग देना। सब कुछ एक ही रंग में। हाँ, ये देखने में बहुत मॉडर्न और साहसिक लगता है, लेकिन जैसा कि सैली बताती हैं, ये असल में क्लासिक तकनीक है। अच्छा, जो सदियों से ऐतिहासिक घरों में इस्तेमाल होती आ रही है। ये तो ट्रेंड और टाइमलेस का एक बेहतरीन संगम है। बिल्कुल। सैली का कहना है कि ये तकनीक कमरे की आर्किटेक्चरल खूबसूरती, जैसे पुरानी लकड़ी की नक्काशी, को और उभारती है और कमरे को एक बहुत ही आरामदायक और गहरा एहसास देती है। तो फिर ऐसे कौन से रंग हैं जिन्हें ये दोनों डिजाइनर टाइमलेस मानती हैं? हाँ, और उनकी पसंद भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही अलग है। एविट को अल्ट्रामरीन नीला बहुत पसंद है। वैसा गहरा जीवंत नीला जैसा फ्रीडा कालो के घर कासा अजूल का है? बिल्कुल। और वो टेराकोटा की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वो कहती हैं कि ये रंग गले लगाने जैसा एहसास देता है, गर्म, मिट्टी से जुड़ा हुआ। और बिल्कुल सफेद के बजाय उन्हें पुटी या मशरूम जैसे टोन पसंद हैं। हाँ, जिनमें हल्की सी गर्माहट होती है। और सैली की पसंद क्या है? सैली को क्लासिक रंग पसंद है, जैसे एमरल्ड ग्रीन और गहरा नेवी ब्लू। लेकिन फिर वो कुछ ऐसे रंग भी बताती हैं जो हैरान कर देते हैं। जैसे पिंक शैडो और फैबुलस ग्रेप, जो एक तरह का गहरा शाही अंगूरी रंग है। फैबुलस ग्रेप, ये सुनने में ही दाढ़ेल लगता है। मुझे लगता है यहाँ सीखने वाली बात किसी खास रंग को चुनना नहीं है, बल्कि रंग का इस्तेमाल करने का आत्मविश्वास है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सैली अपनी अंगूरी रंग की अलमारी की कहानी बताती हैं, जो उन्होंने एक शो हाउस में डिजाइन की थी। वो एक छोटी सी, मतलब भूली बिसरी क्लोजेट थी। उन्होंने उसे अंदर और बाहर से इस फैबुलस ग्रेप रंग से पेंट कर दिया और वो उस पूरे घर का सबसे यादगार हिस्सा बन गई। सच में? हाँ, लोग उस क्लोजेट को देखने आते थे और कहते थे, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ये रंग बहुत पसंद है।
ये दिखाता है कि एक छोटी सी जगह में लिया गया एक साहसिक फैसला पूरे घर को एक पहचान दे सकता है और लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। बिल्कुल। ये जो भावनात्मक जुड़ाव की बात है, ये एक बड़े विचार की ओर ले जाती है। हाँ। कि एक घर ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे उसे एक ही दिन में किसी दुकान के कैटलॉग से देख के सजाया गया हो। एग्जैक्टली। एवेट रियोस इस विचार की बहुत बड़ी समर्थक है। वो कहती हैं कि वो फेसबुक मार्केटप्लेस की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और हमेशा सलाह देती हैं कि नए सामान को पुरानी व्यक्तिगत चीजों के साथ मिलाएं। एक घर को समय के साथ परतों में बनना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपनी रसोई का उदाहरण दिया जो वो अभी बना रही हैं। वो एक पुरानी ड्रेसर को किचन आइलैंड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और जानबूझकर अलग-अलग तरह के कैबिनेट लगा रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि ये रसोई समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुई है, न कि एक ही बार में फैक्ट्री से बनकर आई है। और ये टूल बेल्ट जनरेशन के विचार से जुड़ता है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, आज की युवा पीढ़ी में कारीगरी, खुद से काम करने, DIY और पुरानी चीजों को नया जीवन देने में एक नई और गहरी रुचि दिखाई दे रही है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये सस्टेनेबिलिटी और चीजों के पीछे की कहानी को महत्व देने के बारे में भी है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि युवा पीढ़ी पुरानी चीजों यानी एंटीक्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन एक मजेदार मोड़ के साथ। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। वो पुरानी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा भावुक या संवेदनशील नहीं है। मतलब वो अपनी दादी की पुरानी मेज को एक चमकदार नए रंग से पेंट करने से नहीं डरते, या किसी पुरानी अलमारी को तोड़कर उसके हिस्सों को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते। उनका मानना है कि डिजाइन को हमारी आज की जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहिए। बिल्कुल। हमें किसी फर्नीचर को ये बताने की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, हम उसे बताएंगे। तो सलाह साफ है, अपनी दादी की उस अजीब से दिखने वाली मेज को फेंके नहीं, उसे एक नई पहचान दें, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाएं। अब चीजों की कीमत से ज्यादा उनके पीछे की कहानी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ये चीजों को आत्मा देने जैसा है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ऐसा लगता है कि टाइमलेस डिजाइन का असली राज ट्रेंड से पूरी तरह बचना नहीं है, बल्कि एक मजबूत और व्यक्तिगत नींव बनाने में है। और यहाँ जो सबसे बड़ा सबक है वो ये नहीं कि ट्रेंड्स बुरे होते हैं। नहीं, सबक ये है कि ट्रेंड्स को किराएदार की तरह देखें, मकान मालिक की तरह नहीं। आपका सोफा, आपकी डाइनिंग टेबल, आपके बेड, ये आपके घर के मकान मालिक हैं, वो टिकने चाहिए। और तकिए, पेंट और छोटी मोटी सजावट किराएदार हैं, वो आते जाते रह सकते हैं। जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम ट्रेंड्स का मजा भी ले पाते हैं और बाद में पछतावे से भी बच जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर मुख्य विचार ये है कि एक घर को एक कहानी कहनी चाहिए, आपकी कहानी। ये उन चीजों का एक संग्रह होना चाहिए जिन्हें आपने समय के साथ प्यार से इकट्ठा किया है, ना कि कोई स्थिर शोरूम। हाँ, ये एक पुरानी विरासत में मिली कुर्सी को एक बिल्कुल नए मॉडर्न सोफे के बगल में रखने का आत्मविश्वास है। और एक छोटी सी अलमारी को सिर्फ इसलिए गहरे अंगूरी रंग में रंगने का आत्मविश्वास है क्योंकि वो आपको खुशी देता है। आखिर में एक टाइमलेस घर वो है जो आपके व्यक्तित्व का सच्चा प्रतिबिंब हो। अंत में एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। एवेट रियोस ने एक मजेदार पार्टी का आइडिया दिया। दोस्त इस पर प्रेजेंटेशन दें कि वो असल में काम क्या करते हैं। इसी तर्ज पर अगर हमारे घर को उन लोगों के बारे में एक प्रेजेंटेशन देनी हो जो वहां रहते हैं, तो वो क्या कहानी सुनाएगा? और उससे भी जरूरी सवाल, ऐसा कौन सा एक छोटा साहसिक बदलाव है, शायद एक दीवार का रंग या एक पुरानी कुर्सी पर नया पेंट, जो उस कहानी को और भी सच्चा और दिलचस्प बना सकता है?